दूर दराज के ऐसे क्षेत्रों में जहां जमे जमाए पक्के नरभक्षी सक्रिय बने रहते हैं, बहुत सारे वीरता भरे इतने शानदार कार्य संपन्न किए जाते हैं जिन्हें वहां के स्थानीय लोग रोज रोज घटने वाली घटनाएं मान लेते हैं और बाहर की दुनिया के पास उनके विषय में सुनने तक का कोई साधन नहीं है। ऐसे ही एक कार्य को मैं अभिलिखित करना चाहता हूं जिसका संबंध इस कांडा नरभक्षी के अंतिम मानव शिकार से है। मैं इस घटना के घट चुकने के थोड़ा समय बाद ही घटना स्थल पर पहुंचा था और लोगों ने जो ब्यौरा उसका मुझे दिया और भूमि का सावधानी से निरीक्षण करने के बाद, जिससे इस बीच में कोई छेड़छाड़ नहीं की गई थी, मैं आपको ऐसी कहानी प्रस्तुत कर सकता हूं जो मेरा विश्वास है अपने सभी ब्यौरों में पूरी तरह से सही है। उस गांव में जिसके पास मैंने कांडा के निर्भक्षी शेर को मारा, एक वृद्ध आदमी और उसका एकमात्र पुत्र रहते थे। पिता ने 1914-18 के विश्व महायुद्ध के दौरान सेना में नौकरी की थी और उसकी बड़ी भारी इच्छा थी कि उसका लड़का भी रॉयल गढ़वाल राइफल्स में भर्ती करा लिया जाए। यह काम उतना आसान नहीं था जितना आजकल है। लड़के की 18वीं सालगिरह हो जाने के कुछ समय उपरांत लोगों की एक टोली उस गांव में से होती गुजरी जो लैंसडाउन बाजार की तरफ जा रही थी। लड़का उस टोली में सम्मिलित हो गया और लैंसडाउन पहुंचने पर रिक्रूटिंग अफसर के सामने पेश हुआ। उसके पिता ने उसे सेना के सही सही ढंग से सैल्यूट करना और भर्तीकर्ता अधिकारी के सामने किस तरह से आचरण करना चाहिए यह सिखा दिया था। इसलिए बिना किसी हिचकिचाहट के उसे ले लिया गया और भर्ती कर लिए जाने के बाद उसे अपनी छोटी मोटी वस्तुएं जो उसके पास थी घर ले जाकर जमा कराने के लिए थोड़ी सी छुट्टी दी गई, जिसके बाद उसका सैनिक प्रशिक्षण शुरू कर दिया जाना था। 5 दिनों तक अनुपस्थित रहने के बाद दोपहर के लगभग वह घर वापस पहुंचा। उसके मित्रों ने, जो उसकी खबर जानने के लिए भीड़ आकर जमा हो गए थे, उसे बताया कि उसका पिता गांव के दूर वाले कोने पर बने अपने छोटे से खेत में हल चलाने गया हुआ है और रात होने से पूर्व घर नहीं लौट पाएगा। जिस खेत में वह हल चला रहा था वही खेत था जिसमें मैंने उस दिन, जब मैंने हेम ड्रायड सांप मारा था, नरभक्षी के पग चिन्ह देखे थे। लड़के के अनेक कामों में से एक काम अपने गाय बैलों के लिए घास जुटाना भी था और एक पड़ोसी के घर दोपहर का भोजन करने के बाद अन्य लोगों की टोली के साथ वह उनके लिए पत्तियां काट कर लाने के लिए घर से चल पड़ा। यह गांव, जैसा मैंने आपको बताया है, पर्वत की धार पर बसा हुआ है और इसके चारों तरफ जंगल घिरा हुआ है। इन जंगलों में घास काटते हुए 2 स्त्रियां पहले ही नरभक्षी द्वारा मारी जा चुकी थी और कितने ही महीनों से गाय बैल गांव को घेरने वाले वृक्षों की पत्तियां काट काट कर खिलाकर जीवित रखे जा रहे थे। प्रत्येक दिन लोगों को अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए जंगल में और ज्यादा आगे जाना पड़ता था और इस खास दिन इन 20 लोगों की यह टोली खेतों को पार करके एक बहुत ही तीखे ढलान वाली चट्टानी पहाड़ से 4 मील नीचे की तरफ घने जंगलों में से होते हुए पूर्व की तरफ 8 मील तक जा रही एक घाटी के सिरे पर पहुंची, जहां पहुंचकर घाटी ठिकालावन बंगले के सम्मुख रामगंगा नदी में मिल जाती है। घाटी के सिरे पर जमीन लगभग समतल सपाट हो गई है और इस पर बड़े बड़े वृक्ष उगे हुए हैं। यहाँ लोग एक दूसरे से अलग अलग हो गए और हर कोई अपने अपनी पसंद के वृक्ष पर चढ़ गया और अपनी जरूरतों की मात्रा के अनुरूप पत्तियां काटकर उन्होंने रस्सियों से, जिन्हें वे इसी प्रयोजन के लिए साथ लेकर आए थे, उनके बोझ बांध लिए और 2-2, 3-3 करके गांव में वापस आ गए। या तो उस समय जब टोली वाले आदमी पहाड़ी से नीचे आ रहे थे और अपना हौसला बनाए रखने और नरभक्षी को डराकर दूर रखने के लिए ऊंची आवाज में जोर जोर से बातें कर रहे थे, अथवा जब वे पेड़ों पर चढ़े चिल्ला चिल्ला कर एक दूसरे से बोल रहे थे, तब शेर ने, जो घाटी में आधा मील नीचे घने जंगल के एक टुकड़े में लेटा हुआ था, उन्हें बोलते हुए सुन लिया।
जंगल को छोड़कर जहां 4 दिन हुए उसने एक मादा सांबर को मारकर खा लिया था। शेर ने एक नाला पार किया और एक गोपथ पर होता हुआ जो पूरी घाटी की लंबाई में से होकर जा रहा था, वह जल्दी जल्दी आदमियों की दिशा में बढ़ा। जिस गति से शेर किसी जमीन पर होकर जाता है, उस पर वह अपने पैर के निशान छोड़ता जाता है। उसका विनिश्चय बड़ी आसानी से उसके अगले पैरों और पिछले पैरों के पग चिन्हों की अपेक्षित स्थिति से किया जा सकता है। मेरी कहानी वाले लड़के ने अपनी ढोर डंगरों की पत्तियां काटने के लिए कचनार के वृक्ष का चुनाव किया था। गांव के आने जाने के रास्ते से यह वृक्ष लगभग 20 गज दूर हटा हुआ था और इसकी ऊपरी शाखाएं एक खड्ड के ऊपर झुकी हुई थी, जिसमें 2 चट्टानें थी। गायों के रास्ते में पड़े एक घुमाव से शेर ने लड़के को पेड़ पर चढ़े हुए देख लिया और कुछ देर उसे देखते रहने के बाद उसने रास्ते को छोड़ दिया और एक सेमल वृक्ष के पीछे जाकर, जो उस खड्डे से कोई 30 गज की दूरी पर खड़ा था, छिप गया। जब लड़का अपनी जरूरत भर की सारी पत्तियां काट चुका तो वह पेड़ से उतरा और उनका गट्ठर बांधने की तैयारी में उनको इकट्ठा करके उनका ढेर बनाया। जब वह समतल भूमि पर ऐसा कर रहा था, वह अपेक्षितया निरापद था, परंतु दुर्भाग्य से उसने देखा कि उसकी कटी हुई 2 शाखाएं उन 2 बड़ी चट्टानों के बीच वाले खड्ड में जा गिरी थी और उन्हें उठाकर लाने के लिए खड्ड में नीचे उतरकर उसने अपने भाग्य पर मुहर लगा दी। ज्यों ही वह लड़का दृष्टि से बाहर हुआ, शेर गिरे हुए वृक्ष के अपने आश्रय को छोड़कर खड्ड के किनारे पर पड़ आया और जब वह लड़का शाखाएं उठाने के लिए नीचे की तरफ झुका हुआ था तो वह उस पर कूदा और उसे मार डाला। शेर द्वारा मारे जाने की घटना उस समय घटी जब दूसरे लोग पेड़ों पर चढ़े हुए थे, अथवा उनके चले जाने के बाद घटी। यह निश्चय कर पाना मेरे लिए संभव नहीं है। दिन छिपने पर उस लड़के का पिता घर लौटा और उसका स्वागत इस दिल खुश कर देने वाली खबर से किया गया कि उसका लड़का सेना के लिए स्वीकार कर लिया गया है और लैंसडाउन से वह कम दिनों की छोटी छुट्टी लेकर घर आया है। यह पूछने पर कि लड़का कहाँ है, उसे बताया गया कि दिन में कुछ समय पहले वह चारा काट कर लाने गया था और इस बात पर आश्चर्य प्रकट किया कि पिता को वह घर पर नहीं मिला है। बैलों को बांध कर पिता अपने लड़के को ढूंढने के लिए एक के बाद दूसरे घर पर गया। बारी बारी से उसने उन सभी लोगों से पूछा जो उस दिन बाहर गए थे और सभी के पास वही एक कहानी सुनाने को थी कि घाटी के सिरे पर पहुंचकर हम अलग अलग हो गए थे और किसी को भी उसके बाद उस लड़के को देखने की याद नहीं है। सीढ़ीदार बनाए गए खेतों को पार करके पिता उस ढलवा पहाड़ी के किनारे पर पहुंचा और वहां से उसने अपने लड़के को पुकारा और फिर एक बार पुकारा, परंतु कोई उत्तर नहीं मिला। रात अब पड़ने लग गई थी। वह आदमी अपने घर लौटा और एक छोटी सी धुएं से मध्यम बड़ी लालटेन जलाई और जब वह गांव के भीतर से होकर गुजरा तो उसने पड़ोसियों को उनके प्रश्नों के उत्तर में यह कहकर भयभीत बना दिया कि वह अपने लड़के की खोज में जा रहा है। उससे पूछा गया कि क्या वह नरभक्षी को भूल गया है, तो उसने उत्तर दिया कि इस नरभक्षी के कारण ही तो उसे अपने लड़के को खोजने की चिंता हो रही है, क्योंकि हो सकता है कि वह पेड़ से गिर गया हो और उसे चोट लग गई हो और नरभक्षी के आकर्षित हो जाने के भय से ही उसने पुकार का उत्तर न दिया हो। उसने किसी को अपने साथ चलने के लिए नहीं कहा और न किसी ने ऐसा करने की पेशकश की। उस पूरी रात भर वह घाटी में ऊपर नीचे उसकी खोज में लगा रहा, जहां नरभक्षी के आगमन के बाद कोई पांव धरने की भी हिम्मत नहीं करता था। रात में 4 बार वह गायों के आने जाने के मार्ग से होकर जाते हुए, जैसा कि मैंने उसके पग चिन्ह से देखा, उस जगह के 10 फुट फासले के अंदर होकर गुजरा था
जहां शेर लेटा हुआ उसके लड़के को खा रहा था। थका मांदा और दिल टूटा। जब कुछ प्रकाश आने लग गया तो वह चट्टानी पहाड़ी पर कुछ ऊंचाई तक ऊपर चढ़ा और विश्राम करने बैठ गया। इस उभरी हुई जगह से वह खड्ड के अंदर देख सकता था। सूरज निकल जाने पर उसने उन दो बड़ी चट्टानों पर रक्त की कुछ छींटें पड़ी देखी और दौड़कर नीचे उस जगह जाने पर उसे वह सब कुछ मिला जिसे उसके लड़के को खाकर शेर ने वहां छोड़ा था। इन अवशेषों को उसने इकट्ठा कर लिया और अपने घर उन्हें वापस ले आया। और जब उपयुक्त कफन का प्रबंध हो गया तो उसके मित्रों ने मंदाल नदी के किनारे बनाए शमशान घाट तक उन अवशेषों को ले जाने में उसकी सहायता की। मैं नहीं समझता कि यह मान लेना सही होगा कि इस तरह के काम ऐसे व्यक्ति किया करते हैं जिनमें कल्पना नहीं होती, और इसीलिए वो यह नहीं समझ पाते कि वे कितना भारी जोखिम उठा रहे हैं। पहाड़ों में रहने वाले हमारे लोग अपने पर्यावरण के प्रति बहुत संवेदनशील होने के अलावा बहुत अंधविश्वासी भी होते हैं, और प्रत्येक पहाड़ी चोटी, घाटी और संकरी राह पर किसी न किसी रूप में कोई प्रेत आत्मा बसी होने का श्रेय दिया हुआ है। और प्रत्येक दुष्ट और हत्यारी आत्मा से अंधेरे के समय सबसे अधिक डरना चाहिए। इस तरह की भ्रष्ट स्थितियों में पला हुआ और 1 वर्ष से ज्यादा समय तक नरभक्षी का सताया हुआ व्यक्ति, जो निहत्था और अकेला सूर्यास्त से सूर्योदय तक इन घने जंगलों में चल फिर सकता है, जहां उसकी कल्पना के अनुसार दुष्ट आत्माएं बसी हुई हैं, और जहां यह विश्वास करने के लिए प्रत्येक कारण मौजूद है कि एक नरभक्षी मंडराता घूम रहा है। उसमें मेरी सम्मति से एक ऐसा गुण और साहस की इतनी मात्रा विद्यमान है जो कम ही लोगों में देखने को मिलती है। इससे बढ़कर उसके एक साहसिक कार्य के लिए मैं उसे इस बात के लिए भी श्रेय देता हूं कि उसे इतनी कोई चेतना ही नहीं थी कि उसने कोई असाधारण उल्लेखनीय कार्य किया है। जब मेरे निवेदन पर वह नरभक्षी के पास बैठा ताकि मैं उसका छाया चित्र ले सकूं, तो उसने ऊपर देखा और बड़े शांत और सुलझे हुए स्वर में मुझसे कहा, अब मुझे संतोष हो गया है साहब, क्योंकि आपने मेरे लड़के की मृत्यु का बदला उससे ले लिया है। यह शेर उन 3 नरभक्षियों में से अंतिम था जिन्हें मारने का वचन मैंने कुमाऊं के जिला अधिकारियों और बाद में गढ़वाल के लोगों को दिया था।